हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग एक दूसरे के सामने हैं ऑपरेटर के बारे में डिस्कशंस के लिए। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उन पर डिस्कस करेंगे। अभी ऑपरेटर ही चल रहे थे। ओके, ठीक। तो लेसन शुरू करने से पहले हम एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि सी के ये जो लेक्चर जो चल रहे हैं, सी के जो सेशन चल रहे हैं, आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे। ओके, ठीक है। ऑपरेटर में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, मतलब काम के अनुसार उसको कितने प्रकार से बांटेंगे, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स, मतलब कि उसमें कितने वैल्यू रखे जाएंगे या कोई ऑपरेटर कितने वैल्यू पर काम करता है, उस वैल्यू के अनुसार, उस ऑपरेंड के अनुसार, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेंड के अनुसार जब क्लासिफिकेशन होता है किसी ऑपरेटर का तो वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स मतलब कोई ऑपरेटर कितने ऑपरेंड पे काम करता है, उसके अनुसार से ऑपरेटर को तीन वर्गों में रखा गया है या उसको तीन प्रकार के कहे जाते हैं या तीन प्रकार से बांटा गया है। ओके, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनरी ऑपरेटर, उसके बाद सेकंड में आता है बाइनरी, और फिर थर्ड में हम लोग देखेंगे टर्नरी। यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, ठीक। तो सबसे पहला है आपका यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत वो सारे ऑपरेटर रखे जाएंगे, वो सारे ऑपरेटर्स आएंगे जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू प्रोवाइड किया जाता हो, सिर्फ एक ही ऑपरेंड प्रोवाइड किया जाता हो। अगर किसी ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ऑपरेंड इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। और इसके अंतर्गत जो ऑपरेटर्स आएंगे वो सारे का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग जितने सारे ऑपरेटर्स पढ़े, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जितने सारे ऑपरेटर्स पढ़े, उसमें अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स ऐसे मिलेंगे जिनमें कि सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। ठीक, तो वही सारे ऑपरेटर्स को हम लोगों को छांटना है, अलग करना है, क्योंकि वो सारे ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किए थे। ये आपके यूनरी के अंतर्गत आएंगे क्योंकि इसके साथ एक ही तरफ, चाहे इस तरह से, ठीक है, ऑपरेंड इस्तेमाल होता है या फिर, ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल होता है, दोनों तो एक ही हैं, या फिर इस तरह से इस्तेमाल होता है। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि ये यूनरी ऑपरेटर जो है, ठीक है, जिसमें कि हम प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इसके साथ एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये माइनस माइनस। माइनस माइनस को भी हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ भी देखते हैं तो एक ही ऑपरेंड होते हैं, है ना, चाहे इस तरह से और चाहे इस तरह से। ठीक, इसलिए ये भी, ठीक है, यूनरी
ऑपरेटर के अंतर्गत ही आएंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो हम लोग देखे थे इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर में एक देखे थे नॉट को। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग एंड भी पढ़े थे और भी पढ़े थे, लेकिन एक नॉट था जिसके साथ एक ही साइड, ठीक है, ऑपरेंड का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों साइड नहीं, है ना। जैसे अगर हम प्लस लिखते हैं इस तरह से, तो ए प्लस बी ऐसे दोनों साइड इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें देखेंगे, इसमें तो इसमें भी एक ही साइड इस्तेमाल किए जाते हैं ऑपरेंड को, इसी वजह से, ठीक है, ये भी यूनरी में आएगा, ठीक। और देखते हैं एक ये भी है कंप्लीमेंट, जो ऑपरेटर हम लोग बीट बैच में पढ़े थे, तो बीट बैच का भी ये जो ऑपरेटर देख रहे हैं, ये इसके साथ भी एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इस वजह से जैसे एग्जाम्पल में जैसे ऐसे लिखते हैं, है ना, ठीक। तो ये भी आपके बीट बैच वाले जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हैं वो यूनरी ऑपरेटर में ये भी आ जाएगा, क्लियर। मगर ठीक है, अगर इस प्लस की बात करते हैं, इस माइनस की बात करते हैं, तो वैसे तो जब हम एडिशन का काम लेते हैं तो ये दोनों साइड में, ठीक है, रखने पड़ते हैं वैल्यू, मतलब ऑपरेंड। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके भी दोनों साइड में रखने पड़ते हैं वैल्यू या ऑपरेंड, ठीक। लेकिन जब हम किसी नंबर को पॉजिटिव के रूप में डिस्प्ले कराते हैं, किसी नंबर को निगेटिव के रूप में इंडिकेट रिप्रेजेंट कराते हैं, तो वैसे सूरत में सिर्फ इसके साथ एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे हम लोग देखेंगे इस तरह से, ये +10, मतलब कि 10 जो एक वैल्यू है जिसको पॉजिटिव के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से -5 जो है जो निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें इस ऑपरेटर के साथ देखेंगे तो एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस ऑपरेटर के साथ भी एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी वजह से ये वाला ऑपरेटर जो देख रहे हैं, ठीक है, ये भी इस तरह के ऑपरेशन में यूनरी ऑपरेटर ही कहलाएगा। इस तरह के ऑपरेशन में बाइनरी ऑपरेटर नहीं कहलाता है। लेकिन जब हम इसके दोनों साइड वैल्यू इस्तेमाल करेंगे जोड़ने के लिए, दोनों साइड वैल्यू इस्तेमाल करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, घटाने के लिए, तब वहाँ पर ये दोनों ऑपरेटर यूनरी नहीं कहलाएंगे। मगर जब हम साइन के साथ नंबर को डिस्प्ले करते हैं, जैसे पॉजिटिव नंबर को साइन के साथ अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, निगेटिव नंबर तो साइन के साथ डिस्प्ले होता ही है तो ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये यूनरी ऑपरेटर ही कहलाएंगे, क्लियर। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इतने तरह के, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर पढ़ेंगे या जाने या फिर हम लोग समझें, जो पहले से ही ये सब इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम उसको टाइप ऑफ जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें जो हम लोग ऑपरेंड के अनुसार से जो देख रहे हैं उसमें इतने सारे ऑपरेटर हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने समझा कि ये यूनरी ऑपरेटर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर। सेकेंड, बाइनरी ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर्स को हम लोग बोल सकते हैं या बोलते हैं जिसमें 2 ऑपरेंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये ऑपरेटर के लिए 2 वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तब फिर ये ऑपरेटर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ओके। जैसे क्या, इसमें जितने भी ऑपरेटर हम लोग अभी पढ़े थे उसमें अगर यूनरी को हटा दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो सब के सब बाइनरी के अंतर्गत आएंगे, और प्लस और माइनस तो बाइनरी में रहेंगे ही, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में इसमें दोनों साइड वैल्यू लिए जाते हैं, मतलब 2 ऑपरेंड्स का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे a प्लस बी 2 माइनस 3 इस तरह से। तो दोनों साइड दो ऑपरेंड जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिए ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर कहलाएंगे। और इसी तरह से बाकी सारे जो ऑपरेटर हम लोग देख रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरह से एंड देख रहे हैं, इस तरह से और देख रहे हैं, है ना। ये सब के सब बाकी जितने भी ETC लिख देते हैं जो ऑपरेटर्स थे, वो सब के सब इस बाइनरी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सब के साथ हम लोग दो दो वैल्यू इस्तेमाल दोनों साइड जो होता है वो करेंगे। क्लियर? ओके। अब हम लोग आते हैं तीसरे टाइप में, मतलब टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये है, ये एक नया प्रकार का ऑपरेटर जो अभी तक हम लोग ऑपरेटर्स के ग्रुप में नहीं पढ़े थे। टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे और ऐसे, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का साइन। ठीक है, ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर। इसका दूसरा नाम भी है ना, दूसरा नाम में हम लोग इसको कंडीशनल ऑपरेटर के रूप में भी जानते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जी ये टर्नरी ऑपरेटर जो देख रहे हैं, जिसमें 2 तरह के सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन। इसमें 3 जगह होते हैं। एक ये जगह हुआ जिसमें कि कंडीशन लिखे जाते हैं, और एक ये जगह हुआ जिसमें कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ट्रू वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये तीसरा जगह जो है ये वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर ये वाले पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। मतलब पहला जो होता है ये, ठीक है, ऑपरेंड जो एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो ये होता है ऑपरेंड जो उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो पार्ट ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो। और तीसरा जो देख रहे हैं ऑपरेंड वो उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो तब वो एग्जीक्यूट हो। तो इस वजह से इसमें 3 पोजीशन, 3 पार्ट दिए गए हैं, और इन 3 पार्ट 3 तरह के ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो ऑपरेंड होगा वो कंडीशन होगा, दूसरा जो होगा वो ट्रू के लिए होगा, और तीसरा जो होगा वो फॉल्स के लिए होगा। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए, अगर A का वैल्यू 10 रखते हैं, B का वैल्यू 20 रखते हैं, और फिर इस तरह से लिखे C = A इज़ ग्रेटर देन B, और उसके बाद A और फिर लिखे B। तो ये हो गया पहला पार्ट, मतलब इसको रिप्रेजेंट किया कि A इज़ ग्रेटर देन B, मतलब ये कंडीशन सही है। तो A इज़ ग्रेटर देन B, A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 20 है, तो ये कंडीशन सही नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। फॉल्स के लिए कौन सा पार्ट है? तो ये वाला पार्ट है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, और इस तरह से B का वैल्यू C में स्टोर होगा, और इस तरह से C का वैल्यू हमको मिलेगा 20। ओके, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें C = A इज़ लेस दैन B, देन ठीक है A अदरवाइज B, इस तरह से, तो इस कंडीशन में इस वैल्यू के अनुसार ये ट्रू हो जाता है कि हाँ सही में A B से छोटा है, सही है। तो सही के लिए ये वाला पार्ट है, और इस तरह से ये इसमें स्टोर होगा, और C का वैल्यू फिर हो जाएगा A का वैल्यू, मतलब कि 10। तो ये 3 जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो इसी वजह से 3 ऑपरेंड के लिए ये जगह बनाते हैं, और इस तरह से ये टर्नरी ऑपरेटर हुआ। तो ये हमारा हो गया टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, मतलब कि कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब कि वैसा ऑपरेटर जो एक कंडीशन पे काम करता हो या कंडीशन पर काम करता हो, और इस तरह से हम लोग ट्रू फॉल्स के रूप में, ठीक है, इससे
रिजल्ट के रूप में ले सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑपरेटर का अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी फॉर वन ऑपरेंड, बाइनरी फॉर टू ऑपरेंड्स एंड टर्नरी फॉर थ्री ऑपरेंड्स। ओके, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कहने का मतलब है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो याद करेंगे, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था टोकन्स। ठीक, तो टोकन्स मतलब वर्ड बनाना सीख रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स सीख रहे थे सी में। तो जो डिफरेंट टाइप के टोकन्स हुए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स सीखे थे। कीवर्ड सीखने के बाद फिर हम लोग फिर वेरिएबल्स वगैरह के बारे में जाने, मतलब कि आइडेंटिफायर्स। फिर इसके बाद हम लोग, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के बारे में जाने, और उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में जाने। और ऑपरेटर्स का जब डिफरेंट टाइप्स पढ़े, तो फिर अब इसके बाद बच गए हैं पंक्चुएटर्स। ये हमारा हो गया पांचवा प्रकार का टोकन्स, मतलब कि वर्ड। तो अभी हम लोग देखेंगे पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स में कुछ चीज़ें, ठीक है, वो जाने जाते हैं, कुछ चीज़ें इस्तेमाल में लाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स, जिसमें कि पहला है ये आपका हो गया कॉमा, दूसरा आपका ये हो गया सेमीकोलन, तीसरा आप इस तरह से जो ये वाला ब्रैकेट जो हम लोग देखते हैं वो, और नेक्स्ट ये, और उसके बाद ये सब का अपना अलग अलग कुछ न कुछ ऑपरेशंस हैं, या कुछ न कुछ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कॉमा जो सब लोग जानते हैं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इस्तेमाल होते हैं, जो सेपरेटर कहलाता है। मतलब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट को अगर सेपरेट करना चाहते हैं, तो बीच में हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें, तो इस तरह से लिखते हैं राम, फिर कॉमा दे देंगे, फिर लिखेंगे इस तरह से श्याम, ऐसे, तब लिखते हैं एंड ऐसे, और फिर लिख दिए इस तरह से सीता। राम, श्याम एंड सीता। तो राम श्याम में अगर हम ऐसे करके ये हटा दें, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है ना। जस्ट इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर जब हम ये ऐसे लगा देते हैं, तो ये अब ग्रामेटिकल रूप से सही हो जाता है। बस इसी पॉइंट को, ठीक है, सी में भी समझना है। सी में भी अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये भी उसी चीज़ को बताता है कि ए बी दोनों अलग अलग हैं, बी सी भी अलग अलग हैं, ये सेपरेट एलिमेंट हैं। और इस वजह से हम लोग बीच में कॉमा का इस्तेमाल किए हैं, सेपरेट करने के लिए, अलग अलग सबको करने के लिए। अगर हम इसको ऐसे ना लिख करके ए बी सी ऐसे लिख दें, तो इसका मतलब कंप्यूटर ये तीनों को एक ही चीज़ समझेगा कि ए बी सी नाम का एक आइडेंटिफायर हुआ, जबकि यहाँ पर ए बी सी, ए अलग, बी अलग, सी अलग, तीन आइडेंटिफायर्स हो गए। क्लियर? लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना लिख कर करके ऐसे 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 सी में लिखे, स्पेस दे करके लिखे, तब फिर ये कंप्यूटर के नज़र में सी में एरर हो जाएगा। क्यों एरर होगा? क्योंकि अगर ये तीनों मिला करके अगर एक आइडेंटिफायर है, तो फिर आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि आइडेंटिफायर्स का जो नाम होते हैं उसमें स्पेस नहीं होता, और आप स्पेस बीच में डाल रहे हैं। तीनों सेपरेट अलग अलग चीज़ भी नहीं है, अलग अलग एंटिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप ये वाला सिंबल, कॉमा का सिंबल का इस्तेमाल नहीं किए हैं, जिससे कि कंप्यूटर समझे कि तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर भी, ठीक है, ये कॉमा आपके सी लैंग्वेज में भी सेपरेटर का काम करेगा, मतलब कि अलग अलग करने का काम करेगा, जैसे कि हिंदी में भी होता है, जैसे कि इंग्लिश में भी होता है। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें सेमीकोलन। ये टर्मिनेटर है, ये टर्मिनेटर है। और टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि जब एक सेंटेंस पूरे हो जाते हैं, तो वो सेंटेंस पूरा हो गया है,
ये बताने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं, तो हिंदी में जब लिखते हैं तो एक वाक्य पूरा लिखते हैं तो लास्ट में पूर्ण विराम इस तरह से एक सिंबल के साथ, है ना, इस्तेमाल करते हैं, या इसको इस्तेमाल करते हैं पूर्ण विराम के रूप में, जो कि बताता है कि एक सेंटेंस या एक वाक्य, ठीक है, हिंदी में एक वाक्य जो अब कंप्लीट हो गया है। जस्ट इसी तरह से अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी में भी एक सेंटेंस को लिखते हैं तो लास्ट में इस तरह से ऐसे, ठीक है, एक डॉट लगाते हैं जो बताता है फुल स्टॉप। कहने का मतलब है कि ये सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया है। क्लियर? जस्ट इसी तरह से सी में भी अगर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, सी में भी एक लाइन लिखेंगे या एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में एक फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगाना होगा, लेकिन वो फुल स्टॉप ऐसे पूर्ण विराम या फुल स्टॉप की तरह नहीं होगा, बल्कि ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना होगा। मतलब एक सेंटेंस लिखेंगे या एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो लास्ट में ऐसे लगा देंगे, जिससे सी में कंप्यूटर समझेगा कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो फिर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। जैसे हम हिंदी में भी कई लाइन लिखते हैं या कई वाक्य को लिखते हैं और किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाए तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है, ये ग्रामेटिकल एरर हो जाते हैं। अंग्रेजी में भी अगर हम सेंटेंस लिखें और कई सेंटेंस लिखें मगर किसी में भी अंत में, है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाएं तो भी ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है और इस तरह से आपका, ठीक है, आपका जो पैराग्राफ है वो सही नहीं होगा, वो ग्रामेटिकल एरर के रूप में देखा जाएगा। क्लियर? जस्ट इसी तरह से सी में भी हम लोग डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट जो लिखेंगे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, तो हर एक स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद लास्ट में उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग इसी तरह के टर्मिनेटर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ये जो ब्रैकेट जो देख रहे हैं, ये ब्रैकेट इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सप्रेशन में, जोड़ घटाव कैलकुलेशन, इस तरह के जो हम लोग इसके एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो उसमें हम लोग ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। मगर ये वाला जो ब्रैकेट जो देख रहे हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट को हम लोग ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ग्रुप में ढेर सारा स्टेटमेंट्स हैं, ठीक, दूसरे ग्रुप में अलग ढेर सारा स्टेटमेंट्स हैं, तो ये ग्रुप और वो ग्रुप, तो ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से ऐसे और ऐसे, ये हो गया एक ग्रुप का स्टेटमेंट्स। तो इतने सारे जो देख रहे हैं एक ब्लॉक के अंतर्गत आ गया, एक ग्रुप के अंतर्गत आ गया। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बनाने के लिए इस तरह के ब्रैकेट का, इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो सिंबल्स देख रहे हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, जो एरे में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए आपके, ठीक है, डिफरेंट पंक्चुएटर्स, जिसको कि हम लोग सी में इस्तेमाल करेंगे, सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो डिफरेंट टाइप के जो टोकन्स थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोकन्स मतलब वर्ड बनाना हम लोग सीख गए, या डिफरेंट टाइप के वर्ड्स जो सी में इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग सीख गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये सारे वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है, वाक्य कैसे बनाएंगे, और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे, इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो देखेंगे। क्लियर? ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।